साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं RO के लिए और PCS 2023 के लिए। तो हम लोगों के 9 टेस्ट हो गए, ये 10वां टेस्ट है। अगर पिछले सारे टेस्ट आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चैनल पे हैं, जाके देख लीजिए, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण टेस्ट हो रहे हैं। और इसके अलावा हम लोगों के UPSC के टेस्ट चल रहे हैं, साथ साथ RO के लिए जो है हिंदी के भी फुल टेस्ट चल रहे हैं। तो वो सारे टेस्ट चल रहे हैं, सारे टेस्ट को देखते रहिए। परीक्षा जल्दी ही होगी, नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। खासकर समीक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन आने वाला है। इस बार बम्पर वैकेंसी की संभावना है, तो चांस बिल्कुल मिस मत करिए, चांस को जाने मत दीजिए। हम लोग 35 प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं इस टेस्ट में, जिससे ज़्यादा वीडियो बड़ा भी ना हो और आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। फुल वीडियो एक्सप्लेनेशन है। इसकी PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। और अगर आपको कुछ पूछना है तो टेलीग्राम पे मेरे मैसेज कर सकते हैं। और साथ साथ जो है, और अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक, तो हमारे जो है 35 प्रश्न हो गए थे, ये 36वां से आज शुरू करेंगे और 70 तक के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो है 36वां प्रश्न है। कहता है कि निम्नलिखित का सही मिलान करें। एक तरफ तीर्थंकर हैं, एक तरफ प्रतीक दिया हुआ है। ठीक है, सूची 1 तीर्थंकर के है, सूची 2 उनके प्रतीक के है। अब अजीतनाथ जो है तीर्थंकर जो है, उनका प्रतीक है गज। क्या है? गज है। शंभवनाथ का है अश्व। क्या है? अश्व। अभिनंदन नाथ का है वानर। अभिनंदन नाथ का वानर। और विमल नाथ का है वराह। क्या है? वराह। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही डी। ठीक है, ये जरूर आप याद करके जाइए, क्योंकि एक प्रश्न इससे पूछता है। अजीतनाथ जो है उनका प्रतीक रहा है गज, शंभवनाथ का अश्व, अभिनंदन नाथ का वानर और विमल नाथ का गज। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक संयुक्त कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी? और धर्मथिडा, यहाँ देख लीजिए, धर्मथिडा। जहाँ हिंदी अगर आपको साफ साफ ना आए, वहाँ आप इंग्लिश में देख सकते हैं। धर्मथिडा और शचा धर्मथिडा। शचा धर्मथिडा। धर्मथिडा और सचा धर्मथिडा उपाधि को अपनाया था। तो ऐसा कौन सा कुषाण साम्राज्य के जिसने नींव भी रखी थी और धर्मथिडा और सचा धर्मथिडा की उपाधि धारण की थी? तो ये कौन थे? ये थे कुजुल कटफिशेस। कुजुल कटफिशेस उनका नाम आता है, कुजुल कटफिशेस का। कुजुल कटफिशेस जो है 15 ईस्वी से लेकर 64 ईस्वी तक। कहाँ से? 15 ईस्वी से लेकर 64 ईस्वी तक। 64 ईस्वी तक। ठीक, इनका नाम आता है। इन्होंने धर्मथिडा और शचा धर्मथिडा उपाधि को अपनाया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कालिदास द्वारा रचित नाटक मालविकाग्निमित्रम के नायक हैं? इस नाटक में इन्हें विदिशा के वायसराय के रूप में वर्णित किया गया। तो अगर कालिदास का आप नाटक जो है मालविकाग्निमित्रम पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि उसके नायक कौन है। उसके नायक हैं अग्निमित्र। कौन है? अग्निमित्र। ऑप्शन सी सही है, अग्निमित्र हैं। इस नाटक में इन्हें विदिशा के वायसराय के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा? कालिदास ने लिखा।
ठीक है, 2 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। प्रश्न आसान है लेकिन ठीक है, कभी कभी नहीं समझ आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। मौर्य साम्राज्य से संबंधित ये प्रश्न है। मौर्य साम्राज्य में एक तरफ राजधानी है, एक तरफ प्रांत है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के 4 अन्य प्रांतों में विभाजित किया गया था मगध के अलावा। ठीक है, पाटलिपुत्र में राजधानी और प्रांत में देख लेते हैं। तक्षशिला की राजधानी। अब सही विकल्प का इसमें चयन करना है। ठीक है, इसका मतलब एक सही होगा, बाकी गलत होंगे। तक्षशिला की राजधानी थी उत्तर पश्चिमी भारत। क्या थी? उत्तर पश्चिमी भारत। पहला तो सही है हमारा। स्वर्णगिरी की राजधानी थी दक्षिणी भारत। क्या थी? दक्षिणी भारत। दूसरा बी गलत है। उसके बाद जो है तोसाली की थी पूर्वी भारत। तोसाली की थी पूर्वी भारत और उज्जैन की थी पश्चिमी भारत। ठीक है, उज्जैन की थी पश्चिमी भारत। तो याद रखिए, मौर्य साम्राज्य में जो तक्षशिला थी वो उत्तर पश्चिमी भारत की राजधानी थी। स्वर्णगिरी थी दक्षिणी भारत की। तोशाली थी पूर्वी भारत की और उज्जैनी थी पश्चिमी भारत की। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिनको हिंदी समझना आता हो वह इंग्लिश की तरफ देख सकते हैं। बाइलिंगुअल प्रश्न है ये। अगला है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख की अवस्थिति नेपाल में नहीं है? तो ऐसा कौन सा अभिलेख है जो नेपाल में अवस्थित नहीं है? तो वो अभिलेख है शन्नाती अभिलेख। कौन सा? शन्नाती अभिलेख। शन्नाती अभिलेख नेपाल में अवस्थित नहीं है, बल्कि शन्नाती अभिलेख कहाँ है? कर्नाटक में। याद रखिएगा, शन्नाती अभिलेख कर्नाटक में है। कर्नाटक में। रोमनदेई अभिलेख कहाँ है? रोमनदेई अभिलेख है नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। और निगाली सागर अभिलेख है नेपाल में। ठीक है, तो रोमनदेई अभिलेख और निगाली सागर अभिलेख नेपाल में और शन्नाती अभिलेख कर्नाटक में। ठीक, नहीं है पूछा था, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो जितने विकल्प दिए गए हैं उसमें सिर्फ एक सही सुमेलित है। तो विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी काश्मीर फंक ने। किसने? काश्मीर फंक ने। विटामिन की खोज काश्मीर फंक ने की थी। ये काश्मीर फंक ने विटामिन की खोज की थी। पहला हमारा जो है सुमेलित नहीं है। दूसरा है चेचक का टीका। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर का नाम आता है, जानते ही हैं, तो ये सही है। तीसरा है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और पोलियो का टीका की खोज किसने की थी? तो पोलियो का टीका की खोज की थी जोनास एडवर्ड साल्क ने। किसने? जोनास एडवर्ड साल्क ने। ठीक है, तो प्रश्न कुछ इस तरह है। विटामिन की खोज जो है काश्मीर फंक ने, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने, पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में, और पोलियो का टीका की खोज जोनास एडवर्ड साल्क ने। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी सही है, बल्कि ए, सी और डी हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी सूची को मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से। प्रश्न है, विटामिन B3। विटामिन B3 किससे संबंधित है? वो है नियासिन। विटामिन B3 को क्या कहते हैं? नियासिन। विटामिन B6 को क्या कहते हैं? पैराडॉक्सिन। विटामिन B6। विटामिन B7 को क्या कहते हैं? विटामिन B7 को जो है कहते हैं बायोटीन। क्या कहते हैं? बायोटीन। और विटामिन B9 को क्या कहते हैं? फोलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? फोलिक एसिड कहते हैं। याद रखिएगा।
तो विटामिन B3 हो गई नियासिन, विटामिन B6 हो गई पैराडॉक्सिन, विटामिन B7 हो गया बायोटिन और विटामिन B9 हो गया फोलिक एसिड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो वो होता है रेटिनॉल। विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, और पानी में विटामिन सी, पानी में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है? थायमीन। विटामिन थायमीन कौन सा होता है? B1। ये B1 होता है पानी में घुलनशील। फिर उसके बाद है विटामिन B7, सॉरी B7 नहीं, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, B2, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन और विटामिन B12 कोबालामीन, साइनाकोबालामीन जो है विटामिन B12। तो ये जो है हमारे किस में घुलनशील हैं? ये तीनों हमारे पानी में घुलनशील हैं, पानी में घुलनशील, घुलनशील। ठीक है, और वसा में घुलनशील कौन है? रेटिनॉल, विटामिन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, फाइलेरिया रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? फाइलेरिया रोग कई बार जो है पूछा गया है, किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया होता है कृमि से होने वाला रोग, कृमि से यानी वर्म से ये रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा, डिसीज कॉज्ड बाय वर्म, फाइलेरिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु को बनाते समय टिन और लेड की मात्रा समान ली जाती है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा मिश्र धातु है जिसको बनाने में टिन को और लेड को समान मात्रा में लिया जाता है? तो वो है सोल्डर मेटल। सोल्डर मेटल को बनाते समय जो है हमें टिन और लेड की समान मात्रा ली जाती है। ठीक है, अब स्टर्लिंग सिल्वर अगर बनाना हो तो स्टर्लिंग सिल्वर बनाने में कितना मात्रा जो है हम ये उपयोग करेंगे? तो सिल्वर की मात्रा उसमें रहेगी 92% और कॉपर की मात्रा रहेगी 7.5%। ठीक है, बेल मेटल अगर हमको बनाना हो तो बेल मेटल बनाने में तांबा हमारा 77% और टीन जो है 23% यूज़ होगा। अगर हमको कॉइन मेटल बनाना हो, कॉइन मेटल बनाना हो तो उसमें कॉपर 75%, निकिल 25%। ठीक है, और सोल्डर मेटल बनाना हो तो सोल्डर मेटल बनाने के लिए टिन 50% और लेड 50%, दोनों की समान मात्रा ली जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के अनुसार झाड़ियों की दृष्टि से शीर्ष दूसरे और तीसरे स्थान के राज्यों के नाम बताइए। तो झाड़ियों की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य हैं। पहले नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे उड़ीसा, चौथे पे राजस्थान, फिर कर्नाटक। ठीक है, तो दूसरे और तीसरे पे कौन हो गया? ये मध्य प्रदेश। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। और दूसरे और तीसरे पर क्रमशः कौन कौन सा है? मध्य प्रदेश और उड़ीसा। चौथे नंबर पे कौन है? चौथे नंबर पे है हमारा राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। और 5वें नंबर पे है हमारा कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक। तो ये वो हैं जो झाड़ियों की दृष्टि से भारत की वन स्थिति रिपोर्ट जो आई थी 2021 वाली, उसमें झाड़ियों की दृष्टि से दूसरे तीसरे पे मध्य प्रदेश है, पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, झाड़ियों की दृष्टि से पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान, फिर कर्नाटक। ठीक।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव आवरण की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत नहीं आता है? क्या नहीं आता है, याद रखना है। आता है नहीं पूछा गया है, नहीं आता है। तो इसमें नहीं आता है आंध्र प्रदेश। मैंग्रोव की दृष्टि से आंध्र प्रदेश नहीं आता है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन आता है? तो पहले पे आता है पश्चिम बंगाल। मैंग्रोव में पश्चिम बंगाल। ठीक, पहले नंबर पे। दूसरे पे कौन आता है? दूसरे पे आता है गुजरात। गुजरात। तीसरे पे कौन आता है? तीसरे पे आता है अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार। ठीक, और चौथे पे आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, एपी। ठीक है, और पांचवें पे आता है हमारा महाराष्ट्र। ठीक, तो ये पूछा था शीर्ष 3 राज्यों में नहीं आता है, तो शीर्ष 3 राज्य पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश हो गया, नहीं अंडमान निकोबार हो गया, तो कहाँ से आएगा? चौथे पे आंध्र प्रदेश आ रहा है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व के बारे में बात हो रही, वन आवरण में कमी देखी है? तो ऐसे कौन से टाइगर रिजर्व में जो वन आवरण है उसमें कमी देखने को मिली है? तो वो है कवाल टाइगर रिजर्व। कौन सा? कवाल टाइगर रिजर्व। बुक्सा टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व के वन आवरण में वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये जो तीनों लिखे हैं टाइगर रिजर्व, इसमें जो है वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन कवाल टाइगर रिजर्व में कमी देखने को मिली है। एक कवाल है, फिर उसके बाद भद्रा है, भद्रा टाइगर रिजर्व, फिर सुंदरबन टाइगर रिजर्व के वन आवरण में कमी दर्ज की गई है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के अनुसार वनावरण में सबसे अधिक कमी सोनभद्र जिले में दर्ज की गई। यह कमी लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? तो वनावरण में सबसे अधिक कमी सोनभद्र जिले में दर्ज की गई, तो लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? तो ये है -104 वर्ग किलोमीटर। 104 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वनावरण में सबसे अधिक कमी -103.54 वर्ग किलोमीटर सोनभद्र जिले में दर्ज की गई। कहाँ पे? सोनभद्र जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले शीर्ष 2 जिलों के नाम बताइए। तो सर्वाधिक शीर्ष जिले कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे है हमारा सहारनपुर, दूसरे पे चित्रकूट है, जिनमें जो है वन आवरण में वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक, तो सहारनपुर में हमारा कितना है? सहारनपुर में है लगभग अधिकतम लाभ 49.92 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और जबकि चित्रकूट में 45.29 वर्ग किलोमीटर है। फिर तीसरे पे प्रयागराज आता है, चौथे पे बड़ा बांकी आता है, बाराबंकी आता है। ठीक है, और पांचवा पे बलरामपुर आता है। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से किस कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत एक्सला-चैपल की संधि, एक्सला-चैपल की संधि कई बार पूछा गया है, तो कर्नाटक युद्ध में जो है एक्सला-चैपल की संधि पर हस्ताक्षर किए किस कर्नाटक युद्ध में? तो कौन सा कर्नाटक? तो वो प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ है? ये हुआ है 1746 से 48 तक।
1748 ईस्वी तक। ठीक। एक्सला चैपल की संधि हुई थी 1748 में। तो एक्सला चैपल की संधि कब हुई? 1748 में। ठीक है, ईस्वी। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बाजीराव द्वितीय दौलत राव अप्पा साहिब और मल्हार राव के खिलाफ तीसरे मराठा युद्ध में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने नेतृत्व किया? तो ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने नेतृत्व किया? तो वो था लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है। तृतीय मराठा युद्ध कब हुआ? तृतीय मराठा युद्ध हुआ, ये तीसरा जो मराठा युद्ध है ये कब हुआ? ये हुआ हमारा 1817 से 1818, 1817 से 1818। ठीक, जिसमें बाजीराव द्वितीय और दौलत राव अप्पा साहिब मल्हार राव बनाम लॉर्ड हेस्टिंग के बीच हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। कालानुक्रमिक क्रम में कैसे व्यवस्थित करना है? तो इनका सन जानना है, तो कैसे इनका सन सही हो जाएगा कि इनका कालक्रम ऐसे हो जाएगा। तो बेसिन की संधि हुई सबसे 1802 में, बेसिन की संधि हुई 1802 में। फिर सालबाई की संधि हुई 1782 में, 1782 में। फिर सूरत की संधि कब हुई? तो सूरत की संधि हुई 1775 में, 1775 में। और फिर राजपुर घाट की संधि हुई 1806 में। कब? 1806 में। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1775 में पहले सूरत की संधि होती है, फिर उसके बाद जो है सालबाई की संधि होती है, फिर उसके बाद जो है बेसिन की संधि होती है, और अंत में जो है राजपुर घाट की संधि होती है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें से एक ही सही होगा। प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? मद्रास की संधि। कौन सी हुई? मद्रास की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत जो है क्या हुआ? मैंगलोर की संधि हुई। किसकी संधि हुई? मैंगलोर की संधि हुई। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। तो तीसरा हमारा सही है, पहला और दूसरा गलत एक दूसरे की तरफ लिखे गए हैं। तो हमारा जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो इन चारों में एक सही है। पहला ऑप्शन है, लीडर समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित होता था? तो लीडर समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कीर्ति समाचार पत्र, तो कीर्ति समाचार पत्र संतोष सिंह। किसके द्वारा? संतोष सिंह। बी ऑप्शन सही है। ठीक, फिर बहिष्कृत भारत समाचार पत्र बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। बहिष्कृत भारत समाचार पत्र बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। और बंदी जीवन भारत समाचार पत्र बी.आर. अम्बेडकर और बंदी जीवन समाचार पत्र सचिन नाथ सयाल के द्वारा। सचिन नाथ सयाल के द्वारा। हमारा ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, पाबना कृषक विद्रोह। पाबना कृषक विद्रोह काफ़ी चर्चा में रहता है, से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। तो पाबना कृषक विद्रोह जो है यह हुआ 1873 में। तो पहला तो सही है, यह विद्रोह 1873 में शुरू हुआ। इस विद्रोह को बीसी चटर्जी और आरसी दत्त ने समर्थन दिया। दूसरा भी हमारा सही है। ठीक, तीसरा है,
इसकी शुरुआत दक्षिण बंगाल के पाबना जिले में हुई थी, जो अब बांग्लादेश में है। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई पाबना जिला पूर्वी बंगाल में। पाबना, ये जो दक्षिणी बंगाल है यहाँ होना चाहिए पूर्वी बंगाल। तो ऑप्शन हमारा तीसरा भी सही हो जाता। तो कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन सही है सी, सॉरी ऑप्शन ए, सी नहीं, ऑप्शन ए सही है। पहला और दूसरा सही है और बल्कि तीसरा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब जैसे ऊपर का प्रश्न था उसी तरह ये भी है, तो इसको काल में लगाना है। तो बर्खास्त आंदोलन होता है 1936 में, बर्खास्त आंदोलन 1936। बारदौली सत्याग्रह कब होता है? तो बारदौली होता है 1928 में, 1928 में। खेड़ा सत्याग्रह कब होता है? तो खेड़ा होता है 1918 में, 1918 में। और उसके बाद चंपारण सत्याग्रह कब होता है? 1917 में, 1917 में। तो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, इस तरह कुछ जो है ऊपर की तरफ ये बन रहा है सीरियल। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन आंदोलनों की डेट याद रखिए, क्योंकि ऐसे ही पूछ लेगा तो क्या करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1888 में केरल में शुरू हुए अरविपुरम आंदोलन अरविपुरम आंदोलन का नेतृत्व 1888 केरला में जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व किया था, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, उसका नेतृत्व किया था श्री नारायण गुरु के नेतृत्व में। श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु के रूप में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बंगाली में उनकी टिप्पणियों पर 1883 में द्वारा न्यायालय की अवमानना के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई गई। तो ऐसा किस न्यायालय द्वारा? तो वो हुआ था, इनमें से कोई नहीं। कौन सा न्यायालय था? न्यायालय था कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बंगाली में उनकी टिप्पणियों पर 1883 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय की अवमानना के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत स्त्री मंडल से संबंधित गलत विकल्प का चयन करें। तो भारत स्त्री मंडल में जो है कौन सा गलत विकल्प हो जाएगा, देख लेते हैं। इसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा की गई थी, यही स्टेटमेंट हमारा गलत है। इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? इसकी स्थापना सरला बाला देवी चौधरानी, किसके द्वारा? सरला बाला देवी चौधरानी, सरला बाला देवी चौधरानी के द्वारा 1910 में की गई। ठीक है, इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई। तो हमारा ऑप्शन दूसरा, तीसरा सही है, पहला गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। पूछा था कि गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 से संबंधित प्रश्न है ये। तो सही विकल्प का हमको इसमें चयन करना है। पहला है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 924 था, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। तो उत्तर प्रदेश का जो है लिंगानुपात उस समय 912 था, ना कि 924। कितना? 912 था। ठीक है, प्रति 1000
पुरुषों पर महिलाएं 912 थी। फिर उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो ये तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011, तो इसमें से गलत विकल्प का हमको चयन करना है। तो गलत विकल्प, पहला विकल्प है भारत में पुरुष साक्षरता दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को 29वां स्थान दिया गया है। बिल्कुल, पुरुष साक्षरता की दृष्टि से पूछ रहा है। फिर अगला है भारत में साक्षरता दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को 29वां स्थान दिया गया है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तीसरा है भारत में महिला साक्षरता दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को 31वां स्थान दिया गया है, तो तीसरा ऑप्शन भी हमारा सही है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। गलत विकल्प पूछा था, तो इनमें से कोई गलत विकल्प नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले जिले का नाम बताइए। सबसे ज़्यादा एससी जो है किस जिले में? तो सबसे ज़्यादा जो है एससी हैं वो है सीतापुर में। कहाँ पे? सीतापुर में। सीतापुर जो है पहले नंबर पर एससी के मामले में है, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। दूसरे नंबर पे हैं प्रयागराज, प्रयागराज दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हैं हरदोई, तीसरे पे हरदोई। चौथे पे कौन है? चौथे पे हैं आजमगढ़, चौथे पे हैं आजमगढ़। और पांचवें पे हैं लखीमपुर खीरी, पांचवें नंबर। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। 20वीं पशुधन गणना जो हुई थी 2019 में, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, गणना 2012 की तुलना में कुल पशुधन आबादी में 4.6% की वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, गणना 2012 के तुलना में कुल पशुधन आबादी बढ़कर 535.78 मिलियन हो गई, तो दूसरा भी हमारा सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पिछली पशुधन गणना की तुलना में देश में वाणिज्यिक पोल्ट्री की कुल संख्या में की वृद्धि दर्ज की गई है। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार जो है पोल्ट्री की कुल संख्या में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो दर्ज की गई है 4.5%। कितना? 4.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नवीनतम खनिज आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का दूसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक? भारत का दूसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक। तो भारत के शीर्ष 2 चांदी उत्पादक राज्य हैं राजस्थान और कर्नाटक। तो दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हो गया? कर्नाटक। राजस्थान पहले नंबर पे है चांदी उत्पादन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा के अनुसार जैव विद्युत की स्थापित क्षमता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीसरे स्थान पे है? 31 अगस्त 2021 तक जो है ये आंकड़ा था, तो कौन सा जो है? तो वो है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 31 अगस्त 2021 तक का है, अपडेट कर लीजिएगा। जैव विद्युत की स्थापित क्षमता की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। ठीक, पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है और तीसरे पे कर्नाटक है ही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऊर्जा सांख्यिकी डेटा के अनुसार लघु पनबिजली की स्थापित क्षमता की दृष्टि से शीर्ष राज्य है? लघु पनबिजली के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा है?
कर्नाटक। कर्नाटक। लघु पनबिजली की स्थापित क्षमता की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य हैं। पहले नंबर पे कर्नाटक है, ठीक है, दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पे है हमारा महाराष्ट्र। ये तीसरे पे आता है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को काल क्रम में व्यवस्थित करें। तो देख लेते हैं। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी 1945 में। कब? 1945 में, ठीक। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, इसकी स्थापना हुई 1960 में। कब? 1960 में। 1960 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, इसकी शुरुआत हुई 1957 में। 1957 में, ठीक है, 1957 में। फिर एशियाई विकास बैंक ADB, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी हुई 1966 में। 1966 में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 3 2 4, ठीक है। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 1945 में, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन की स्थापना 1960 में, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की स्थापना 1957 में और एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां देश है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 190 जो है सदस्य देश हो गए हैं। इसमें अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां देश है, अंडोरा, ठीक है। मुख्यालय इसका कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है, ठीक है। ये कहाँ है? वाशिंगटन DC, USA में, ठीक। तो ये हो गए हमारे 70 तक के प्रश्न, 35 से लेके 70 तक, ठीक है। बाकी 2 पार्ट में और रहेगा। तो हमारा आज का वीडियो यहीं तक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।